हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बजट प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन 1 फरवरी। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, इसमें से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि बजट में क्या इंपॉर्टेंट बोला गया, जैसे कि इनकम टैक्स को लेके क्या बोला गया, कौन सी स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में हैं जो कि बजट में प्रेजेंट की गई, और बाकी सारे जो भी इश्यूज बजट में हुए वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बहुत बजट के बारे में जानेंगे। बजट क्या होता है? ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें पता चलता है रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कि इसमें हमको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हम आने वाले साल में क्या खर्चा करने वाले हैं और कहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। इसको हम बजट कहते हैं और इसको प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री का, जो कि अभी है निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट कब किया गया था? ऑन 1 फरवरी। अगर हम बजट की बात करें तो बजट वर्ड एज सच आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब ये कि बजट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जगह पे आपको एक वर्ड मिलेगा, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और इसको कौन बनाता है? इट्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बनाती फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही है सारा। डिपार्टमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक अफेयर्स। और वहां पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इस बार जो निर्मला सीतारमण ने बजट किया था, ये उनके टर्म का 8th बजट था। 8th बजट उन्होंने इस बार प्रेजेंट किया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या कहा गया। वो सब समझने के लिए कि इनकम टैक्स पे छूट मिली है या टीडीएस पे क्या मिला है, कौन सी स्कीम है, वो सब समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि बजट के क्या पार्ट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो इसमें होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। बजट जो होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नॉर्मली इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें भी आपको डिवाइड करना है फर्दर कि रेवेन्यू बजट जो है उसमें आपका रेवेन्यू रिसीट कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा। जो रेवेन्यू आपका सेक्शन है उसमें आप कितना पैसा कमाएंगे और उसमें आप कितना पैसा खर्च करेंगे। और सेम चीज़ कैपिटल में भी होती है, कैपिटल में आपके पास पैसा कितना आएगा और कितना जाएगा। इस तरह से इन चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। तो इसमें हमारे लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स का सब पार्ट होता है टैक्स रेवेन्यू। मतलब ये कि सरकार कहाँ से पैसा कमा रही है, तो वो कहाँ से कमाती है? टैक्स से। जो टैक्स लगता है कंपनीज पे लगता है या सैलरीड एम्प्लॉयज पे लगता है या जीएसटी वगैरह, ये सब टैक्स होता है। तो टैक्स से सरकार पैसा कमाती है। और भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस टाइम प्राइमरीली हमारा जो कंसर्न है वो टैक्स रेवेन्यू ही है। क्योंकि आपने शायद सुना भी होगा न्यूज़ में कि इस बार 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है। तो वो सब अब हम जानेंगे कि क्या ऐसा सच में है, और अगर है तो कितने पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू अगर आपको पूछा जाए किसका पार्ट होता है बजट के, रेवेन्यू बजट में जो सब पार्ट आएगा फिर रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें आप देखेंगे रेवेन्यू रिसीट का सब पार्ट आएगा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आपको देखना है इनकम टैक्स के बारे में अभी क्या चल रहा है। इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारी टर्म्स है इकोनॉमिक्स की। अगर आपको ये सब जाननी होगी तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना लूंगा आपके लिए, लेकिन अभी हम 2025 के बजट को ही डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट आता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की इस बार स्लैब्स चेंज की गई। स्लैब्स का क्या मतलब है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप एज्यूम कीजिए आपके पास 12,75,000 रुपए हैं। इतने पैसे आपके पास हैं, तो इतने पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना है। ये प्रिसाइज नंबर है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि टैक्स कितने पे नहीं देना है और वहां पे 2 ऑप्शन होंगे, एक 12 लाख का होगा और एक 12,75,000 रुपए का होगा, तो आपको 12,75,000 रुपए ही चूज करना है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स नहीं देना है। तो ऐसा क्या होता है कि इस पे टैक्स नहीं देना है? तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि इतना पैसा हमारे पास है, तो अब हम 4 बर्तन लेते हैं समझने के लिए, 1, 2, 3 और 4।
हर किसी की कैपेसिटी हम 4-4 लाख रखते हैं। 0 से 4 लाख रुपीस एक में आएंगे, 4 से 8 लाख रुपीस दूसरे में आएंगे, और 8 से 12 लाख तीसरे में आएंगे, और 12 से 16 चौथे में आएंगे। तो ये हमारे पास 4 बर्तन है। तो अब आपको पता है 0 से 4 जो यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, 0 से 4 पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ये यहाँ पे टेबल जो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में प्रेजेंट किया है, तो 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 4 से 8 लाख रुपए पे 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख पे 10% टैक्स लग रहा है, और उसके बाद 12 से 16 पे आपको 15% टैक्स लगेगा। ये है हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 12,75,000 रुपए है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सीधे जाके 15% कैलकुलेट करेंगे। नहीं, टैक्स ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। आपको पहले 4 लाख इस बर्तन में डालने पड़ेंगे, फिर कितना बचा, फिर 4 लाख और इस बर्तन में डाल दो, 4 लाख इधर डाल दो, और बाकी जो बचेगा वो इधर डाल दो। तो चलिए अब हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिया गया है इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि इस पे आपको पहले ही माइनस करना है अपनी इनकम में से, वो है 75,000। मतलब ये कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपको 75,000 पहले ही माइनस कर देना है, जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 ये गवर्नमेंट पहले ही बता देता है कि कितना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। तो आपको पहले 12,75,000 में से 75,000 डिडक्ट करना है, तो बचा कितना, बचा 12 लाख रुपए। इसके बाद आपको देखना है कि 12 लाख पे कितना पैसा आपको टैक्स में देना है। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसको, जब 3 बर्तन में आपने डाला 0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं बचा, तो उसके बाद कितना रहता है, 4 से 8 और 8 से 12, मतलब 4 लाख हटाने के बाद हमारे पास और 8 लाख रुपए बचेंगे। अब 8 लाख पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 4 लाख पे आपका 5% टैक्स लगेगा, और दूसरे 4 लाख पे आपका 10% टैक्स लगेगा। तो अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 20,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 40,000 रुपए। टोटल मिला के आपका जो टैक्स है, टैक्सेबल जो है, वो 60,000 रुपए आपका टैक्स बन रहा है। ये आपका इनकम टैक्स बन रहा है। लेकिन हमको ये सुनने को मिला कि 12,75,000 पे कोई टैक्स ही नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि 60,000 रुपए का टैक्स आपको देना है। तो क्या है, तो यहां पे आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो है रिबेट। रिबेट क्या होता है, रिबेट आपको मिलेगा 60,000 रुपए का। अब रिबेट क्या है, मतलब ये कि अगर आपका टैक्स 60,000 रुपए तक बन रहा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसलिए आपको जो 60,000 रुपए टैक्स देना था वो नहीं बन रहा है। यहां पे आपको 2 टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट, ये 2 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप पहले ही करेंगे, और रिबेट उसके बाद जो आपको छूट मिलेगी, तो 60,000 तक आपको रिबेट मिलेगी। अब इसके बाद ये सवाल है कि इसके बाद कहां टैक्स आएगा, अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो उस पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या आप पहले 12 लाख पहले ही छोड़ देंगे क्योंकि उन पर रिबेट मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप बाद में कैलकुलेट करेंगे तो रिबेट सिर्फ 60,000 तब होगी जब आपके पास 60,000 ही होगी। अगर 60,000 से ज्यादा आपकी इनकम बन रही है तो तब आपके लिए रिबेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप मान के चलो कि आपकी इनकम अगर 16 लाख रुपए है तो आपको सारी अमाउंट पे ही टैक्स देना पड़ेगा। आपको इस वाले बकेट में बी और 4 लाख डालने हैं, वहां पे और ऐड करना है, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है, और जो टोटल अमाउंट निकल के आएगी वो आपका टैक्स होगा। तो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट 60,000 तक ही अप्लाई होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 16 लाख है तो उस टाइम पे हमारा जो टैक्स है वो 1,20,000 बनता है। ये आपकी उस टाइम पे टैक्स बनेगी। अगर आपकी 16 लाख की इनकम है तो 1,20,000 टैक्स है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो टैक्स स्लैब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चेंज हुई है इस बार। इससे पहले क्या होता था कि ये स्लैब्स ऐसी नहीं थी, और जो पुरानी स्लैब्स थी उनके हिसाब से अगर आपकी 16 लाख की इनकम होती तो आपका टैक्स बनता था 1,70,000। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे क्लियर कट ऑलमोस्ट 50,000 रुपए सरकार को कम मिल रहे हैं टैक्स में। तो सरकार ऐसा क्यों करती है कि वो 50,000 रुपए कम दे रहे हैं, उनको इससे क्या फायदा मिलेगा, इसमें क्या सेंस बनता है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जब टैक्स कम कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है।
जब सरकार कम पैसा ले रही है लोगों से तो मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रह रहा है, और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। अब पैसा होगा ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे, अब पैसा होगा तो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, अब ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो कंपनियां और ज़्यादा बनाएंगी और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जब लोग स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उससे जीडीपी बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की, इनको जो ये नुकसान हो रहा है तो इसके पीछे सेंस क्या है, सरकार अपना नुकसान ऐसे ही क्यों होने देगी, क्योंकि उसके पीछे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लाफेयर कर्व। एक इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट आता है लाफेयर कर्व का। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो वो किसी हद तक ही बढ़ता है और उसके बाद कम होते जाता है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको 10% ही टैक्स देना है तो आप वो आराम से दे सकते हैं। आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, चलेगा, मैनेज हो रहा है। अब आप सोचो आपको 10 रुपए में से 90 रुपए टैक्स देना है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। कॉमन सेंस है, उस टाइम पे आधे से ज्यादा लोग तो काम करना ही छोड़ देंगे कि भाई हमको काम ही नहीं करना है, तुम लोग देख लो, सब लोग सब कुछ तो तुम ही लेके जा रहे हो। या तो फिर ऐसा होगा कि उनके बाद लोग जो पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, उनके पास बचेगा ही नहीं कुछ। 10 रुपए बच के वो फिर क्या करेंगे, स्कूल फीस, हेल्थ वगैरह वो सब। तो इसकी वजह से फिर लोग पैसा छुपाने लग जाएंगे, टैक्स की चोरी होने लगेगी। इस वजह से टैक्स भी कम होने लगता है, टैक्स की जो इनकम है वो सरकार को कम मिलती है। ये लाफेयर कर्व के अकॉर्डिंग है। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से सरकार ने बोला कि ठीक है हम थोड़ा नुकसान उठाएंगे लेकिन ओवरऑल हमको इकोनॉमी को फ्लरिश कराना है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे अगर इनको कम मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या मिला हमें आज के बजट में। तो अगर हम बजट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू किया था एक कोट के साथ, जो श्री गुरजद्दा अप्पा राव का एक फेमस कोट है कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल बट कंट्री इज ऑल्सो इट्स पीपल। मतलब कि बस मिट्टी नहीं है, लोग भी है। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों के बारे में उनकी मतलब उनको ख्याल रखा गया है, लोगों के बारे में भी कि हाँ लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कंट्री में। और उसके बाद उसका जो थीम मेंशन किया गया, सबका विकास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि थीम ऑफ द बजट 2025-2026 क्या है, सबका विकास, जिसमें एक बैलेंस्ड ग्रोथ की बात की गई। मतलब ये कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ का ये कंसेप्ट होता है कि सभी ग्रो करे, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन ग्रो कर रहा है, वो करोड़पति बन रहे हैं और दूसरा बेचारा कुछ भी नहीं है, उसको खाने के वांदे हो गए। तो ये सब ऐसा नहीं होता है। तो इसमें बैलेंस्ड ग्रोथ की बात हो रही है। तो इसमें कुछ मेजर कास्ट्स की बात की थी निर्मला सीतारमन ने, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्लियरली उन्होंने अपने मुंह से वर्ड्स कहे। तो जो भी वो कहेंगी वो आपके एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो गरीब, उसके बाद अन्नदाता, युवा और महिलाएं, 4 कास्ट जो हैं उनकी जिक्र की गया था आज के बजट में। गरीब पुअर होता है, महिलाएं मतलब वुमेन, युवा मतलब यूथ और अन्नदाता मतलब फार्मर्स। तो इन 4 कास्ट का जिक्र किया गया कि हाँ हमको इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा बिकॉज दे आर द वंस जो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे इंडिया के लिए इस टाइम पे। और जब एम की बात की गई कि ट्रांसफॉर्म करना है, किस किस सेक्टर में बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है। एक तो टैक्स के बारे में रिफॉर्म करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी टैक्स के बारे में समझाया कैसे इनकम टैक्स में चेंज की गई। उसके बाद पावर सेक्टर के बारे में रिफॉर्म करना है, माइनिंग के बारे में रिफॉर्म करना है, अर्बनाइजेशन के बारे में करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है, आप बैंकिंग बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, और रेगुलेटरी इश्यूज जो भी आते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रेगुलेटरी इश्यूज में आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की परमिशन चाहिए कुछ करने के लिए तो उसमें 50 साल लग जाते हैं कि परमिशन ही नहीं मिल रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने का बोला है द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अब बजट के टाइम पे उन्होंने विकसित भारत, या जो अभी मैंने आपको बताया था थीम सबका विकास, तो सबका विकास कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली विकसित भारत जो है वो है क्या, ये क्वेश्चन जब पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से तो तब उसने बताया कि सबका विकास जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले बोला कि जीरो पॉवर्टी आएगी, मतलब कि हम गरीबी कम करेंगे ताकि गरीबी कम हो और लोग डेवलप हो जाए। सबसे पहले तो ये बोला। उसके बाद बोला कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको 100%, वो भी मतलब कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उसके बाद आपको पता होगी एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर।
हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स या टेस्ट्स वगैरह सबको प्रॉपरली मिलने चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप इसको समझ सकते हैं कि कोई बंदा है जो पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ बंदा या इवन पोस्ट डॉक्टरेट भी किया हुआ है, उसने नेट सेट सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन बाद में वो क्या करता है, एक +2 के पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो ही इज नॉट मेंट फॉर दैट। बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से जॉब नहीं कर रहा है। तो अभी ये इनका है कि हम जिसको लेबर को जो स्किल देंगे, मतलब जिसको जो आर्ट आता है उसको उसी के हिसाब से जॉब मिले, दैट इज मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि वुमेन के बारे में हुआ कि 70% वुमेन जो है उनको काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, और फार्मर्स के बारे में भी बोला गया कि वो ऐसा काम करे कि इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना दे। अब जब इसके लिए पूछा गया कि ये कैसे होगा, आप जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं कैसे होगा, तो उन्होंने बता दिया कि इसके लिए हमें 4 इंजन्स हैं जिन पे हमें काम करना है। 4 इंजन्स कौन से हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएसएमई, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये 4 इंजन है जो ड्राइव करेंगे इंडिया की इकोनॉमी को टुवर्ड्स ग्रोथ। तो इसलिए हमें इन 4 पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक्सपोर्ट की जगह मान लो कुछ और दे दिया, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, और तो वहाँ पे बोलेंगे जैसे कि हेल्थ केयर बोलेंगे, बताओ भाई इसका, तो वहाँ पे आपको मार्क करना है कि कौन सा गलत है, तो आप ये मार्क करने चाहिए वहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनको एक एक करके समझने की कौन सी स्कीम्स है। अब हम स्कीम्स के बारे में जानेंगे कि बजट में कैसी कैसी स्कीम्स है जो प्रेजेंट हुई है। सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर, जो कि इंजन फर्स्ट है एग्रीकल्चर। यहां पे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये पहली स्कीम है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में दी है, धन धान्य कृषि योजना। डेवलप करेंगे एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है और अभी फुल पोटेंशियल पे वो काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे ये डेवलप करेंगे एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके बाद हम आत्मनिर्भर इन पल्सेस, आत्मनिर्भर आपको पता होगी, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस, मतलब दालों को लेके हमें पल्सेस जो है उनको लेके आत्मनिर्भर बनना है। और फोकस किस पे रहेगी, तूर, उर्द और मसूर की दाल, ये 3 है जो मेंशन की गई है। अब मेंशन की गई है तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद एक मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा। मखाना आपको पता होगी एक स्नैक होता है जो काफ़ी हेल्दी भी होता है, जो बिहार में ही ज़्यादा, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बिहार में ज़्यादा मिलेगा आपको, तो मखाना बोर्ड बिहार को मिलेगा। और नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स है। हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकते हैं कि इनका क्या होता है कि इनकी पैदावार जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान लो नॉर्मल सीड में अगर आप 10 kg बना सकते हो तो इसमें शायद आपको ज़्यादा मिले। ये इस पे एक प्रोग्राम होगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। और 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक लोन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड आपको पता होगी केसीसी के बारे में, तो इसको लेके जो लोन की लिमिट 3 लाख थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक यूरिया प्लांट बनाएंगे असम में, 12.7 लाख मीट्रिक टन्स की कैपेसिटी से बनाया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जो सब्सिडी बिल यूरिया को लेके देनी होती है या एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बिल आती है वो भी कम हो जाएगी। तो ये था एग्रीकल्चर को लेके जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जो कि पहला इंजन था इस सब का। अब हम आते हैं दूसरे इंजन पे, वो है एमएसएमई। एमएसएमई की अगर हम बात करें, सेकंड इंजन है तो इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले तो क्राइटेरिया बदल दिया। आज तक क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट अगर किसी बिजनेस में आप कर रहे हैं 1 करोड़ का तो उसको माइक्रो बोलते थे, अगर 10 करोड़ का हो रहा है तो स्मॉल बोल रहे हैं, और अगर 50 करोड़ का हो रहा है तो मीडियम बोलते हैं। अब जाके क्या हो रहा है, इसको बदल के 2.5 टाइम्स कर दिया है और टर्न ओवर को बढ़ा के 5 से 10 कर दिया है, मतलब ट्वाइस द थिंग इट वाज अप अंटिल नाउ। अब इसके बाद और क्या किया गया एमएसएमईज को लेके, सबसे पहले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसकी 5 लाख लिमिट होगी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, तो किसी भी एंटरप्राइज के लिए नहीं है। और कहाँ पे जो होंगे, जो उद्यम पोर्टल पे होंगे, हर किसी को नहीं, जो उद्यम पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे। और स्कीम मिलेगी 5 लाख वुमेन होंगी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगी, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उनको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ
दिस मच ऑफ टाइम। उसके बाद टॉय सेक्टर को लेके काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं और फूड टेक्नोलॉजी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आई हैं, जिसमें आपने मखाना का देखा होगा। और एक एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट टू बी सेट अप इन बिहार, बिहार में भी इसको लेके एक सेटअप किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सब बिहार में होगा। ये था एमएसएमईज को लेके। अब हम थर्ड इंजन की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट को लेके। इन्वेस्टमेंट मालिक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। अब 3 पार्ट्स क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टिंग इन पीपल, मतलब कि पहले लोगों का ध्यान देना है। जैसे कि आपने थीम में भी देखा था, किस कोड से स्टार्ट किया था कि जो कंट्री है वो बस सॉइल नहीं है, लोग भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगी, जो काफ़ी टाइम से ये स्कीम चलती आ रही है, पोषण अभियान, इसको पोषण 2.2 कर दिया है। सक्षम आंगनवाड़ी वाला, जहाँ पे मिड डे मील्स वगैरह आपको पता होगी, ये सब मिलता है। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगी, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिएटिविटी आ जाए। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिसका भारत नेट प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन की, भारत नेट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो दी जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसमें कि आपको ई सर्विस मिलेगी काफ़ी सारी लैंग्वेज की जो भी इंडिया में स्पोकन है। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आपको पता है आजकल काफ़ी पढ़ने से कुछ होता नहीं है, स्किल भी होना चाहिए, तो स्किल की भी बात हो रही है यहाँ पे। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। 5 IIT जो बने हैं 2014 के बाद, उनमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। मतलब आप ये समझ लो कि सीट्स बढ़ने वाली है, जेईई वालों की मौज है, उनकी सीट्स बढ़ने वाली है। और पीएम स्वनिधि जो है उसकी लिमिट 30,000 कर दी गई है। स्वनिधि आपको पता होगी वैसे, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, दूसरा जो इसका पार्ट है इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, इसमें आपको पता होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो PPP मोड है, उसी को लेके 3 ईयर तक जो प्रोजेक्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं कि कैसे हम वहाँ से पैसा निकालेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए जो 50 ईयर तक स्टेट्स को दिए जाएंगे, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब कि इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ताकि वो जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। किसके लिए? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स इसको कहते हैं। इससे क्या होता है, वो अपनी कैपिटल बनाते हैं, मतलब कि वो एसेट जिसका यूज 1 साल से ज्यादा के लिए हो, कोई बिल्डिंग हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई जो सालों साल यूज किया जा सकता है, उसके लिए 1.5 लाख करोड़ प्रपोज किया गया है। जल जीवन मिशन जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा था, उसको 2028 तक बढ़ा दिया है। अर्बन चैलेंज काफी है, जैसे कि आपको पता होगी आजकल अर्बन हीट आइलैंड या हो गया अर्बन फ्लडिंग वगैरह, उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए पीने के पानी का इशू रहता है। आप देखो गर्मी बढ़ती है तो बड़ी बड़ी सिटीज़ बैंगलोर वगैरह में भी पानी की दिक्कत आ जाती है, तो उनको टैकल करने के लिए 1 लाख करोड़ अनाउंस किया गया, ताकि सिटीज़ ऐसे ग्रोथ हब्स भी बनाया जाए। और उड़ान स्कीम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है इस बार, ताकि 120 नई डेस्टिनेशंस पे वो एक्सेस हो पाए। उड़ान आपको पता होगी, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें क्या होता है कि एक्सेस होती है ऐसी जगहों पे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ जगह हैं जहाँ पे एक्सेस मुश्किल है, रोड कनेक्टिविटी मुश्किल है, वहाँ पे जाके एयरपोर्ट बनाना, वहाँ के लोगों को कनेक्ट करना विद मेन इंडिया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही 120 नई डेस्टिनेशंस पहचानी गई है। और स्वामी फंड जो चल रहा था उसका सेकंड फेज भी किया गया है इन द इकोनॉमी, ये जो इन्वेस्ट हो रहा है अभी इकोनॉमी पे। अब हम तीसरे पार्ट पे आए तो इनोवेशन। इनोवेशन आपको पता ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। डीप टेक फंड है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स जो है उनके लिए पैसा खर्चा कर सके। 10,000 फेलोशिप्स बढ़ा देंगे IITs और IISCs में सॉरी, ताकि काफ़ी ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसलिए खर्च हो रहा है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो थिंकिंग, उनका जो पर्सपेक्टिव हो लाइफ को लेके, कि वो सोच रहे हैं कि क्या करना है, ऐसी रटना नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेन मकसद यही है, और ताकि इंडिया डेवलप करे। 2 नए जीन बैंक्स बनेंगे जिनमें 10 लाख जर्म प्लाज्म होंगे। जीन बैंक्स में क्या होता है, काफ़ी सारे जर्म प्लाज्म होते हैं, मतलब जैसे कि आपको पता होगी दिल्ली में एक है NBPGR करके, वहाँ पे जो NBPGR है, वैसे ही और 2 बनाने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे नए 10 लाख जर्म प्लाज्म होंगे। और नेशनल जियोस्पेशियल मिशन भी इसमें डिस्कस किया गया। ये था हमारा तीसरा इंजन। अब हम चलते हैं चौथे इंजन पे, जो कि हेल्प करेगा अचीव द विकसित भारत। विकसित भारत की बात हो रही थी, उसके लिए चौथा इंजन क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। ऐसे मिशन बनाएगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। भारत ट्रेड नेट
फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेट अप एज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। जो भारत ट्रेड नेट है, इससे क्या किया जाएगा? देखिए सर, आप कोई भी चीज़ जब करते हैं ना, तो आपको उसको 50 जगह से परमिशन लानी पड़ती है, फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सब आपको अगर एक ही जगह पे मिले, धक्के ना खाने पड़े, तो आप भी शायद ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करेंगे कि यार अब इतनी टेंशन कौन लेगा, 10 जगह जाना है। तो उससे अच्छा आप सोचो आपको एक ही जगह पे जाना है, वहीं पे आपका सारा काम हो रहा है। तो इसलिए भारत ट्रेड नेट सेटअप किया गया ताकि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंस, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको वहीं पे मिले। और उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, फ्रेमवर्क टू बी फॉर्मुलेटेड एज अ गाइडेंस टू स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इमर्जिंग टायर 2 सिटीज। टायर 2 सिटीज आपको पता होगी, क्योंकि टॉप सिटीज के बाद वाली सिटीज आती है जो डेवलप हो रही हैं, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, जैसे कि टायर 1 सिटी हो गई, चाहे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गई, तो उस लेवल तक अभी पहुंची नहीं है, पर दे आर इन द डेवलपमेंट स्टेज। तो ये था चौथा इंजन। ये 4 इंजन आपको याद रखने हैं जो विकसित भारत में काम आएंगे। इसमें कुछ स्कीम्स जैसे कि भारत ट्रेड नेट हो गया और बाकी स्कीम्स जो मैंने अभी तक पढ़ाई, ये नाम आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में ये करेक्टली कर पाओ। अब अगर हम बजट की बात करें, तो बजट में एग्जैक्टली क्या एस्टिमेट होता है? बजट में ये भी एस्टिमेट होता है कि हम इस साल में कितना खर्चा करेंगे, हमारे पास कितना पैसा आएगा। तो अगर हम इस बार के बजट की बात करें, तो इसमें कहा गया कि हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं। देखो, ये जो एस्टिमेट होता है ना, एस्टिमेट मतलब एक अंदाजा होता है। ये बराबर हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये अंदाजा होता है। नॉर्मली बराबर तो होता नहीं है, कम ज्यादा हो जाता है, पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि हम कितना खर्च करेंगे, हम कितना पैसा कमाएंगे। तो इस बार कहा गया कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 34 लाख करोड़ है और 50 लाख करोड़ भी है जो कि टोटल एक्सपेंडिचर है, और जो 34 लाख करोड़ है वो विदाउट बोरोइंग है, मतलब कि बोरो किए बगैर वो 34 लाख करोड़ का खर्चा उनसे होगा। उसके बाद बोरो करने का अलग रहेगा। अब जो टैक्स रिसीट इसके बाद इस बार प्लान इनका है कि मतलब हमको टैक्स से कितना पैसा मिलेगा, कि जो टैक्स वगैरह हम कर रहे हैं, जितने भी टैक्स के टाइप से, उससे 28 लाख करोड़ रुपए ये कमाएंगे और ये होगा हमारा टोटल। तो इतना कमा रहे हैं और इतना गवा रहे हैं, तो बीच में एक गैप बनेगी, मतलब ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो अगर आउटगोइंग ज्यादा है, ये पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इतना कमा नहीं रहे हैं, तो बीच में एक गैप आपको मिलेगी। तो ये गैप कैसे फुल होगी, कैसे फिल करेंगे? वो बोरोइंग से होती है। तो फिर ये पैसा उधार लेंगे, वो बोरोइंग को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट आपको समझना है कि जो भी आपका टोटल बजट का एक्सपेंस है, इनकम है माइनस एक्सपेंस है, उसका जो आएगा बोरोइंग, वही आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट रहेगा, और ये इस बार एज्यूम किया जा रहा है इट विल बी अराउंड 4.4% ऑफ द जीडीपी। मतलब कि जितना भी फिस्कल डेफिसिट होगा ये जीडीपी का 4.4% होगा, इतना होगा ये। अब आप बोलेंगे 4.4% कुछ ज्यादा है क्या? तो आपको मैं बता दूं कि ये है तो सही, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ साल में ट्रेंड, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ट्रेंड यहाँ पे ये चला है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट कंट्री का था वो कम था, लेकिन इतना कम बाद में बढ़ गया अचानक से, क्योंकि कोविड आपको पता थी 2020 में जो इशू आया था कोरोना वायरस या कोविड का, उस टाइम पे लोगों के पास पैसा खर्च करने को था नहीं, कमाई लोगों की रुकी हुई थी, तो सरकार पैसा कम कमाई उस साल में, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया हेल्थ केयर को लेके, मेडिसिन वगैरह जो भी था, लोगों को पैसा देना था, तो उस वजह से इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और इनकम कम थी, और इस चक्कर में फिस्कल डेफिसिट उस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को देख रहे होंगे, 6.4% फिस्कल डेफिसिट 2023 में था, 2022-23 में, वही कम होते होते 5.6 पे आ गया इन द ईयर 2023-24, और 24-25 पे जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 4.8 है। मतलब कि जो इस बार बजट में रिवाइज्ड एस्टिमेट था फिजिकल डेफिसिट का, यहाँ पे मैं आपको फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख दूं, तो जो टोटल बजट का एक्सपेंस हो गया आपका, मतलब एक्सपेंस माइनस इनकम, जो टोटल आ गया आपका टोटल बजट का, वो आपका फिजिकल डेफिसिट है। तो वो इस बार 4.8% आया है ऑफ द जीडीपी, और अगले साल के लिए प्लान किया गया है, जो एस्टिमेट किया गया है, बाद में इसको देखा जाएगा सही है कि नहीं, इसको और कम करके 4.4 पे लाया जाए, ये इसका इस बार है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देख रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो
ये कुछ टर्म्स हैं। अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले चार्ट दिखा दिया था, रेवेन्यू अलग होता है, कैपिटल अलग होता है। तो रेवेन्यू में जो रेवेन्यू साइड आपका होता है उसमें आपका कितना एक्सपेंस हुआ और कितना इनकम था, वहां पे जो गैप आएगा वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, जो इस बार कम होते होते काफ़ी कम हो गया है, 1.9 पे आ गया है। और जो इस बार 1.9 पे आ गया है। प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो कि आपका यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो है, ये टोटल आपने कितना खर्चा किया है, लेकिन इसमें से कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो आपने प्रीवियस लोन को लेके दिया होगा। प्रीवियस लोन जो आपने लिया है या पुरानी सरकारों ने लिया है, तो उस पर तो इंटरेस्ट आता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है। तो अगर वो इंटरेस्ट आप फिजिकल डेफिसिट में से निकाल दे, वो अगर आप इसमें से निकाल दे तो वो आपको प्राइमरी डेफिसिट देगा। तो वो इस बार काफ़ी कम आया है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये आप ऐसे समझ लीजिए, तो ये सब टर्म्स होती है गवर्नमेंट इसलिए देती है ताकि वो कागज पे अपनी कंडीशन अच्छी दिखाए। अब देखो हर टर्म जो यूज हुई है उसके बाद इस ग्राफ भी नीचे आता जा रहा है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी फिर से वही होगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो रेवेन्यू में पैसा गया है, उसमें से कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार ने यूज किया होगा। आप ऐसा मान लो कि सरकार ने किसी स्टेट को पैसा दिया, अब वो स्टेट उसमें से आधा पैसा कुछ बिल्डिंग बनाने पे लगाएगी, कुछ मशीनरी लाने पे लगाएगी, तो मतलब वो रेवेन्यू पार्ट में नहीं आ रहा है, वो कैपिटल पार्ट में जा रहा है। यूज कैपिटल पार्ट में कर रही है उसको स्टेट गवर्नमेंट। तो जब वो उसको कैपिटल पार्ट में यूज कर रही है तो वो बोल रहे कि नहीं भाई इसको भी हटा दो, तो वो उसको भी हटा देंगे और उसके बाद जो आपके पास आएगा वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो ये कुछ टर्म्स थी जो यहाँ पे हैं। ये सब टर्म्स बस दिखाने के लिए ताकि इसके नंबर्स थोड़े डिसेंट आ जाए। उसके बाद अगर हम बजट की बात करें, इस बार बजट में क्या हुआ है और आज तक क्या चलता आया है, तो ये आपके सामने ग्राफ है। ये रिसीट साइड है और ये एक्सपेंडिचर साइड है। यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। तो रेवेन्यू कैपिटल का तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है वैसे कि इसका क्या मतलब होता है। तो रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये जो कलर है, कलर कोडिंग यहाँ पे हुई है 2023-24 का अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है। और इस बार अगर आप देखेंगे 2024-25 का ये आपका वैल्यू है जो ग्रीन कलर का, ये है 30 लाख करोड़ ये वाला। और जो इसके बाद 34 वाला है ये एस्टिमेट किया गया है अब जो आने वाला साल है, जो फाइनेंशियल ईयर अब आएगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले साल 31 मार्च पे खत्म हो जाएगा। उसके लिए बिलीव कर रहे कि इतना ज़्यादा रिसीट होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू और इतना ज़्यादा कैपिटल। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इतना एक्सपेंडिचर और इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। आप ऐसा समझ लो कि ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती है, जैसा यहाँ पे ये सारी टर्म्स है या पिलर 1 पिलर 2 जो भी मैंने आपको इंजन 1 इंजन 2 बता दिया, ये सब यही होता है कि गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि हाँ हम ये सब करेंगे, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी, फिर हम अच्छा काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें इस सब से दिखाई जाती है इन सारी टर्म्स को लेके। तो ये था हमारा आज का बजट का लेक्चर और इसमें मैंने आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी बजट में डिस्कस हुई सब लेके आया। होप आपको लेक्चर लगा हो अच्छा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।